की उसका हौसला जो है ना, जिस तरह उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा सल्ला दुश्मन का मुकाबला किया, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, पाकिस्तान को भारत पे फतह दी है। और आज जंगबंदी इस बात का सबूत है कि फतह जो है वो ईरानी अवाम के, उनकी लीडरशिप के हौसले की हुई है। ये दो बुरवा जिहाद जो है वो आलमी इस्लाम के लिए एक अच्छा शगुन है। I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal, and I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. Don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ईरान और इसराइल की जंग अचानक स्टार्ट हुई और अचानक ही ख़त्म हो गई। दुनिया बड़ी हैरान है कि अगर इसे अचानक ख़त्म होना था तो ये शुरू क्यों हुई थी, और दूसरा ये है कि इसको शुरू करने में अमेरिका का एक किरदार था और इसे ख़त्म करने में भी अमेरिका का एक किरदार है। अमेरिका जंग शुरू क्यों करवा रहा है और ख़त्म क्यों करवा रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। पूरी दुनिया इस सवाल के ऊपर बहुत परेशान है और इसका जवाब चाहती है। अब सवाल ये है कि इसका जवाब मिलेगा कहाँ से। हो सकता है हम आपको इस सवाल का जवाब दे दें, और इसका जवाब एक डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक गुफ्तगू है, उसका एक छोटा सा क्लिप है। आप पहले वो मुलाहिजा करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जंगें क्यों शुरू हो रही है, जंगें ख़त्म क्यों हो रही है। We're going to take back our country, and we're going to make Israel great again, and we're going to make America great again. We're going to make them both great again, greater than ever before. ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये साबित करना चाहते हैं कि इस दुनिया का चौधरी या इस दुनिया का वडेरा या इस दुनिया का सरदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं और अमेरिका है। और आप अगर चाइना हैं, आप अगर रशिया हैं, आप अगर यूक्रेन है, अगर आप यूरोप हैं, अगर आप इसराइल हैं, अगर आप ईरान हैं, या आप सीरिया हैं, या आप अरब कंट्रीज़ के साथ आपका ताल्लुक़ है, या फिर आप इंडिया है, पाकिस्तान है, आपको मुझे चौधरी मानना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका इज़ अ ग्रेट अगेन। ये मुझे लगता है कि ये जंगें इसीलिए स्टार्ट की जा रही हैं। और क्या अब ये जो इसराइल की और ईरान की जंग है, क्या मुस्तकिल तौर पे बंद हो गई है या इसका दोबारा इम्कान है? और साथ इंडिया दोबारा पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है, क्या वाकई इंडिया फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जिस बुनियाद पर यह जंग स्टार्ट हुई थी वो थी 400 किलोग्राम यूरेनियम, और अमेरिका का ये कहना था, यूरोप का कहना था, इसराइल का ये कहना था कि इनके पास 60 ग्रेड की एक यूरेनियम मौजूद है और वो 400 किलोग्राम है। अब सवाल ये है कि वो गई कहाँ? क्या वो ईरान के अंदर है? अगर ईरान के अंदर है तो क्या उसके लिए दोबारा जंग होगी? और अगर वो ईरान में नहीं है तो फिर है कहाँ पे? वो ये भी एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं राना एहसान अफजल खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब, ईरानी सहाफ़ी, ईरानी पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, और हम बार बार इस जंग के दौरान इनके तासुरात आपके सामने पेश करते रहे। एयर कमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, दिफाई तजियाकार है। बाकरी साहब आपकी तरफ आने सर ये फरमाइएगा कि आपको अचंभा नहीं हुआ, हैरत नहीं हुई कि जंग अचानक ही खत्म होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हैरत की बात तो नहीं थी एक्चुअली। जब ईरान ने कल रात या कल सुबह 2:30 बजे रिटेलिएट कर दिया एक पैगाम के साथ, तो हमें भी ये लग रहा था कि अब इस रिटेलिएशन के बाद जंग ख़त्म होने वाली। इसकी मेन वजूहात दो मैं आपको रीज़न बता सकता हूँ। एक, जो इन्होंने मिस कैलकुलेशन की थी ईरान के बारे में कि हम 24 घंटे के अंदर इनके कमांडर्स को शहीद करेंगे, एटॉमिक साइंसदान को ख़त्म करेंगे और बम गिरने के बाद अवाम आएंगे सड़कों पे, वो कामयाबी इनको हासिल नहीं हुई। स्पेशली जब आप चैनल 14, इसराइल के चैनल 14 को देखते हैं, वो कन्फेस करते हैं कि ये रज़ा पहलवी जो था नेतन्याहू को फरीब में लाया। उसने कहा था अगर आप अटैक करते हैं तो 24 घंटे के अंदर मेरे जो हवाखा है, मेरे जो तरफदार हैं, वो सड़कों पर आएंगे, वो निकलेंगे और ये ख़त्म होगी रजीम चेंज होगा। वो नहीं हुआ। दूसरी जो बात थी, इसराइल और अमेरिका ये सोचते नहीं थे, जो प्रोग्राम ईरान ने 20 साल पहले अपने मिसाइल डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किया था, वो इस हद तक गई होगी कि 5-6 एयर डिफेंसेस क्रॉस करने के बाद भी ये टेल अवीव के ऊपर और हैफा के ऊपर दाग सकते हैं, ईरान यरूशलेम के ऊपर। एग्जैक्टली। तो इससे मेरा ख्याल है कि अब जब इनको अपने मिस कैलकुलेशन का पता हुआ, अभी उनको टाइम चाहिए। मैं जंगबंदी के ऊपर आता हूं। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं सोचता हूं ये जंगबंदी सीज फायर नहीं है, इसको हमें ट्रूस नाम देना चाहिए। ये आरजी वक्फा है सिर्फ। ठीक है, और दोबारा होगा आपका ख्याल? ये मेरा ख्याल है कि ये जंग अभी जारी है। खालिद चिश्ती साहब आपकी तरफ आने सर, ये अचानक हैरान कुन किस्म का वाकया है कि
पहले बड़ा खौफनाक किस्म का हमला, बल्कि हमले करता रहा इसराइल, उसके बाद अमेरिका का हमला हुआ, फिर ईरान ने उसका जवाब देने का ऐलान किया, फिर ईरान ने जवाब दिया, कतर के अंदर उसने अटैक किया जो एयर बेसिस हैं अमेरिका के, और फिर अचानक जंग खत्म हो गई। जी चौधरी साहब, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। और जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है देखने की कि जब जंग शुरू होती है और कोई भी मुल्क इनिशिएट करता है तो उसके एक वॉर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या एंड गेन उन्होंने पता पहले से लगाया होता है, हिसाब किया होता है कि हमें ये एंड पे गेन करना है। और कोरिलेट करने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के पिछले महीने की जो जंग हुई थी उसी से कोरिलेट करेंगे। हिंदुस्तान ने जब हमारे पास थोपी थी जंग तो उसका क्या वॉर ऑब्जेक्टिव था? वॉर ऑब्जेक्टिव यही था, मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की पहले बात करता हूँ फिर मैं इजराइल की बात करता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि पाकिस्तान को इररिलेवेंट किया जाए, पाकिस्तान की पर हेगमोनिक एक अपनी छाप लगाई जाए और सबसर्वेंट बनाया जाए इस खत्ते में, बिकॉज अमेरिका के साथ चाइना के मुकाबले में एक पुलिसमैन उसको चाहिए था शायद इस खत्ते में, तो इंडिया चाहता था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट होगा, और वो कैंडिडेट उस वक्त तक हो नहीं सकता था जब तक पाकिस्तान एक सॉवरेन नजर आएगा मुल्क। पहली बात, जब वो थोपी थी जंग, तो जब आप जंग शुरू करते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स आपकी मर्जी के होते हैं, आपकी विश लिस्ट होती है, लेकिन जो हिट बैक करता है दुश्मन आपको कितना करता है वो दो चीजों पर डिपेंडेंट होता है। एक उसकी काबिलियत यानी उसकी सलाहियत कितनी है, और दूसरा उसका रिजॉल्व या डिटर्मिनेशन। इजराइल ने जब हमला किया 200 जहाजों के साथ 13 तारीख को, बैक बाय ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स, बैक बाय सम फ्रेंडली कंट्रीज जो अरब मुल्क हैं, उन्होंने किया था, तो वॉर ऑब्जेक्टिव भी पॉसिबली जनरल है वो यही था कि ज्यादा कॉस्ट इन्फ्लिक्ट की जाए ईरान के अनयूजुअल कॉस्ट, क्योंकि नॉर्मली विजुलाइज करें कि 200 जहाज आप पर हमला के फिर आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को लिमिटेड किया जाता है, टॉप मिलिट्री चीफ को लिमिटेड किया जाता है और पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया जाता है। बाकी बहुत बड़ा झटका था ईरान, और शायद इजराइल का ये ख्याल था कि वो वॉर ऑब्जेक्टिव आराम से हासिल कर लेंगे। बात जो आपने नोट किया जो 10-11 दिन जारी रहा है, सरप्राइज भी और अपने प्लान्स, अपनी स्ट्रैटेजी एंड गोल से उनको मॉडिफाई भी करना पड़ा, और खास तौर पे लास्ट डेज में जो 2-3 दिनों में जो उन्होंने सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे हैं, उन्होंने एक सरप्राइज दिया, क्योंकि इजराइल उससे पहले हिट बैक करके तकरीबन सस्ते ड्रोन्स को जो लेस और जो इकोनॉमिकल थे उनको हिट बैक करके एग्जॉस्ट हो चुका था, तो बाद में उसको रैशनिंग करनी पड़ गई अपने ड्रोन्स की। तो एक झटका उनको ये लगा कि उन्होंने तो बहुत ज्यादा डिप्लीट हुए हैं या ईरान के ट्रैप में आ गए हैं कि हमने हर थ्रेट को सीरियस लिया है। उसके बाद उन्होंने जल्दी एस्केलेट कर दी, इससे पहले ज्यादा ये हाइपरसोनिक ज्यादा डैमेज करे, उन्होंने अमेरिका को एंगेज कर लिया उस जंग के अंदर। जब अमेरिका ने एंगेज किया तो ईरान ने हिट बैक कर दिया कतर को, चाहे वो रिलेटिवली सिंबॉलिक था, लेकिन अब उसको रियलाइज हुआ उनको कि ये वो जो ओरिजिनली वॉर ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे वो तो अचीव नहीं होने लगे, तो फिर जाहिर है सीज फायर हो जाती है। बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की तरह वैसे ही है जैसे 7 तारीख की रात को या को हमने 0 किया, 10 तारीख को इतनी टनेज पे की, तो हिंदुस्तान ने भी समझा कि वॉर ऑब्जेक्टिव भी मॉडिफाइड करो और सीज फायर भी कर दो। ये दुनिया इसी तरह आपके साथ मानना चाहती है जब आपके ऑब्जेक्टिव को डिनाई करती है। ठीक हो गया। राजा साहब ये फरमाइएगा सर, ये एक तो डोनाल्ड ट्रंप मेरा ख्याल है शायद पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इसराइल को गाली दे दी आज, और ये भी एक यूनिक किस्म का वाक़या है कि पहले वो सपोर्ट करते रहे और इस हद तक सपोर्ट किया उन्होंने कि उन्होंने B-2 बम्बर्स जो थे वो भेज के 14 उन्होंने ऐसे बम फेंके जो दुनिया में किसी और जगह नहीं है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसराइल के कहने पे, और आज इसराइल को उन्होंने गाली भी दे दी। तो कि अमेरिका करना क्या चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गाली तो मैं कहता हूँ एक सुपरफिशियल चीज़ उन्होंने की, लेकिन ये चीज़ तो अब तय है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी और इसराइल का जो ताल्लुक है वो बड़ा गहरा है, और उसके लिए अमेरिका उस जंग में भी घुस गया जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं था, जिसको ना प्रोवोक किया गया, ना कोई थ्रेट थी, ना कोई अर्जेंसी थी, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने इंटरवेंशन की और वो काम किया जो दुनिया की तारीख में पहले कभी नहीं किया गया था। अमेरिका की हिस्ट्री में भी नहीं हुआ कि अमेरिका की हिस्ट्री में बगैर प्रोवोक किए हुए जंग में दाखिल हो गए। और आप कर क्या रहे हैं? आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब कर रहे हैं, जिसको पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कंडेम किया। यानी कि एक तो होता है ना आप न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करें, लेकिन जब आप न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी अटैक करते हैं तो उसके भी रिपरकशंस बड़े दुनिया की जिंदगी के लिए, इंसानियत के लिए बड़ा खतरनाक हो सकते हैं। 400 किलोग्राम यूरेनियम बड़ा एक इररिस्पॉन्सिबल और जो क्रेडिबिलिटी का एक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया। लेकिन देखिए, बात यह है कि इराक का जो इवेंट था
उसके बाद तो निदामत तो दिखाते हैं, टोनी ब्लेयर ओपनली निदामत दिखाता है कि हमने गलत किया और हमारे पास इंटेलिजेंस फेलियर था और वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, और अमेरिकन भी समझते हैं कि ये एक गलत इकदाम था। तो लॉन्ग डॉन वॉर में तो अमेरिका ने जाना नहीं था। इसराइल का मिस एडवेंचर था, इस नीयत से था कि वो जो उनकी जो इंटेल अंदर बैठी हुई थी जिसने वो हलाकतें की, टॉप लीडरशिप की, कि वहां से कोई रजीम चेंज हो जाएगी, वो नहीं हुई, बल्कि यकजहती हो गई, उसके बरक्स हो गया कि ईरानी कौम जो है वो इकट्ठी हो गई। और दूसरी तरफ ये था कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी उसको वो जो है वो हिला के रख देंगे, वो भी ईरान का क्लेम है कि उसको भी कुछ नहीं हुआ और वो रिकवरेबल है, बल्कि मैं समझता हूं कि जो वो करना चाह रहे थे उससे और रिजॉल्व स्ट्रांग होगा ईरान का कि अगर वो इसको परसू करना चाहें। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि इजराइल और एक्सपोज हुआ दुनिया के सामने कि इजराइल जो है वो एक एग्रेसर है, और एक अनप्रोवोक्ड वॉर के अंदर उसने एक अपने वो ख्वाब जो 1995 से वो देख रहा था, जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, जो झूठ के ऊपर मबनी था, उसको उसने परसू किया। और अमेरिका ने क्या किया, उसने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को वायलेट किया, उसने IAEA के कानून को वायलेट किया, उसने इंटरनेशनल लॉ को वीकन किया। तो मैं समझता हूँ चौधरी साहब, जो आप अपनी इंट्रो में कह रहे थे कि वो कोई बड़ा चौधरी बन गया है, मेरे ख्याल से ये अमेरिका की रेपुटेशन, अमेरिका की तरफ मुल्क किस तरह देखेंगे उसको नुकसान हुआ है। और ये काफी, और फिर देखें एक मिथ थी, यानी क्रेडिबिलिटी को डेंट पड़ा है, बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। और मैं समझता हूं कि इसके बाद इसके लॉन्ग टर्म रेपरकशंस आएंगे अमेरिका के लिए। देखें दूसरी चीज ये कि इजराइल इम्पेनेट्रेबल नहीं है, कि इजराइल का जो आयरन डोम है या जो डेविड स्लिंग है कि कोई उसको जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता। मैं समझता हूं ये मिथ जो है ईरान ने उसको गर्क करके रख दिया। और एक पॉइंट ऐसा था कि डेस्परेट हो गया था, नेतन्याहू भी डेस्परेट था, पूरी इजराइल कौम जो है वो नेतन्याहू को गालियां निकाल रही थी, और वो एक प्रेशर में था अगर अमेरिका इंटरवेंशन ना करता तो ये और तरफ जो है वो। तो मैं समझता हूं इसके अंदर बिल्कुल एक जो है ये सीज फायर जो पाकिस्तान की काविश थी वो तो यही थी कि हम पीस चाहते थे, और हम समझते हैं कि इस रीजन में स्टेबिलिटी बड़ी अहम है। हमने वो कलीदी रोल अदा किया, प्राइम मिनिस्टर ने अदा किया, आर्मी चीफ ने अदा किया। एज ए नेशन पाकिस्तान जो है बड़ी क्लैरिटी के साथ, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं थी, और शायद ही ऐसे इस दुनिया में मुल्क हों जो इतनी क्लैरिटी के साथ अपना स्टांस आगे पेश कर रहे थे। और इसको एक्नॉलेज भी किया ईरानियों ने, उनकी असेंबली ने एक्नॉलेज किया, यूनाइटेड नेशंस में जो इनका सिक्योरिटी काउंसिल का रेप था उसने एक्नॉलेज किया। फिर उसके अलावा जो है जितने इजलास बुलाए गए वो चाइना, रूस और पाकिस्तान की जो है वो कॉल पे बुलाए गए। तो मैं समझता हूं कि ये क्लैरिटी बड़ी जरूरी थी, पाकिस्तान ने अपना रोल अदा किया, और मजीद हमें आगे भी करने की जरूरत है कि ये देखें ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं किसी के मफाद में नहीं है, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होता, और पाकिस्तान ये स्टेबिलिटी और पीस यहां इस रीजन में लाने के लिए अपना रोल जो है वो करता रहेगा। मैंने ब्रेक लेनी है, बाकी साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि कहा यह जा रहा है कि जब ये जंग हो गई तो वो चंद घंटों के बाद दोबारा शुरू हो गई, और जो इसराइल की तरफ से दोबारा शुरू की गई थी वो एक रेडार बचा था ईरान का उसके लिए, और एक साइंटिस्ट बचा था उसके लिए, उसने दोबारा हमला कर दिया। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बाकी साहब एक तो साइंटिस्ट हैं सदीकी साबर साहब उनका नाम है, और आज उनको भी शहीद कर दिया गया, बल्कि वो जब अटैक शुरू हुआ था तेहरान पे और 16 साइंटिस्ट जब शहीद हो गए ईरान के, तो ये सदीकी साहब भाग के अपने वालिदैन के पास चले गए थे, वहाँ पनाह गज़ीन हो गए थे गाँव में। इनका ख्याल ये था कि यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है तो मैं यहाँ पे महफूज हूँ। लेकिन जब जंग खत्म हो गई तो उसके बाद इसराइल को पता चला कि इतला मिली कि नहीं इनका साइंटिस्ट यहाँ पे भी छुपा हुआ है, तो उसके लिए दोबारा उसे जंग शुरू की और उनको एक तो शहीद किया, दूसरा एक रेडार था ईरान का जो उसे महसूस हुआ कि दोबारा रिकवर कर सकते हैं अपनी फजाइया के मामला को, तो उसको उड़ाने के लिए फिर जंग स्टार्ट हो गई थी। देखिए मैं इसराइल के बारे में ये बताऊँ आपको, 1948 से लेके 2025 तक आप चेक कर लें इसराइल की जो जंगें हैं, 12 जंग की है इन्होंने इस्लामी ममालिक के साथ। हर जंग में मैं डिटेल के साथ आपको कह सकता हूं कि 1948 से लेकर 2025 तक हर जंगबंदी के बाद कम से कम 5 दफा इन्होंने जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां की। मतलब ये जंगबंदी का अनाउंस करते हैं। आप ये देख लें, हमास के साथ जंगबंदी के सिर्फ 5 दिन के बाद यहिया सिनवार को शहीद किया गया। हिजबुल्लाह के जंगबंदी के बाद सिर्फ 4 दिन के बाद हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया। और ये गलतफहमी है अगर कोई सोचे कि ये सीज फायर हो गई, ये नहीं सीज फायर हुआ, ये ट्रूस है, एक बहुत ही आर्जी तौर पे एक वक्फा है।
इसराइल ने जो आज एक रडार को, एक साइंटिस्ट को शहीद किया, इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि इसराइल, इनकी बात हो गई थी कि आज से 7:30 बजे तेहरान टाइम और 4 o'clock लंदन टाइम पे सीज फायर होगी। 7:40 पे ईरान की एक मिसाइल गिर गई है इसराइल के अंदर, उसमें 6 लोग मर गए और इन 6 में से 4 फौजी थे। ठीक है, इसराइल ने सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को दिखाने के लिए कि अगर आप हमारे 4 फौजी को कत्ल कर सकते हैं तो हम आपके साइंसदान को हिट करेंगे, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। इसलिए नहीं कि इसराइल वैसा आके मतलब ये करके वापस जाए, ये सिर्फ बदला लेने के लिए किया। इसलिए मैं समझता हूं कि इन्होंने अपनी कोशिश की है, लेकिन अब अगर जंग को अभी ही आप रोक लें तो इसमें वाज़िह बरतरी ईरानियों की हो, ईरानियों के, और ईरानी बड़ा प्राइड लेते हैं इस चीज का। देखें, 2 चीजें आप देख रहे हैं, एक सड़कों, तेहरान की सड़कों को आप देख लें, लोग जश्न मना रहे हैं, जो मैं समझता हूं अभी जश्न मनाने का टाइम वैसा नहीं है, क्योंकि ये सीज फायर नहीं है, इनको बहुत एहतियात से रहना चाहिए, क्योंकि अभी खबर मिली है कि इसराइल सीरिया के ऊपर बमबारी कर रहा है, अभी वो भी ईरानी प्रॉक्सीज के ऊपर, तो इनको बहुत एहतियात से रहना चाहिए। लेकिन यही पॉपुलेशन आप देखें तल अवीव पे भी आ गए और वो नेतन्याहू के खिलाफ नारे दे रहे हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज, बल्कि एक और कैच है, और वो ये है कि देखें, ईरान ने जो कतर के ऊपर अटैक किया, कतर में जो अमेरिकन एयर बेस है, वो ये था कि हम बदला ले रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये ओपन कर दिया कि नहीं, उन्होंने हमें बता के किया था और हमने अपना नेवल बेस खाली कर दिया था। तो ईरान ने जो प्राइड लेना था, जो इज्जत कमानी थी, वो तो बेइज्जती में बदल गई। देखें, मैं इसको इस तरह भी, एक तो यही तफसीर है जो आपने बताई, एक और तफसीर भी है इसमें। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी ईरानी को कत्ल या शहीद नहीं किया, इसने सिर्फ एटॉमिक तनसीबात के ऊपर हमले की। जो तनसीबात 400 kg का जो 60% यूरेनियम, वो वहां से हटाया गया था। ठीक है, तो तनसीबात के ऊपर हमला हुआ। ईरान ने 14 मिसाइल, जितने मिसाइल उन्होंने दागी थी ईरान के अंदर, वही मिसाइल अल उदीदा जो एयर बेस है अमेरिका का सबसे बड़ा, 10 बेस में से सबसे बड़ा बेस है, इन्होंने यही रिटेलिएट करना था कि हम भी आपके तनसीबात के ऊपर मारेंगे, आपको बता रहे मारेंगे। नहीं, वजह है उसकी वजह है। ईरान करना क्या चाह रहा था? ईरान किसी अमेरिकन को मारना नहीं चाह रहा था, सिर्फ ये पैगाम भेजना चाह रहा था कि आपकी जो 40,000 फौजी है हमारे इर्द गिर्द, वो 2,000 किलोमीटर की रेंज में है। अगर आप हमारे साथ जंग स्टार्ट करते हैं और ईरानियों को शहीद करने पर उतरते हैं, तो फिर हमारी जो मिसाइल्स है वो अमेरिका तक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन आपकी जो इंटरेस्ट है रीजन में, उनको हिट कर सकता है। तो ये मैं समझता हूं ये ईरानियों की शायद एक पॉलिसी थी कि इनको बताते हैं, हिट भी करते हैं कि हम हिट कर भी सकते हैं, ये जुर्अत हम रखते हैं कि इसराइल के ऊपर जिस तरह हिट किया, अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर भी हिट करते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से जंग में नहीं कूदना चाहते। ठीक है। अच्छा, ये खालिद चीसी साहब, एक सवाल ही है, ये भी ज़ाहिर बड़ा अब ज़ेर गर्दिश है हर तरफ। एक तो ये है कि कतर के अंदर जो एयर बेस है उसको अटैक किया ईरान ने, लेकिन बता के किया। कतरीज को बताया और कतरी से अमेरिकन को बताया, और उससे पहले इतना ज़्यादा टाइम था कि उन्होंने अपना नेवल बेस मुकम्मल तौर पे खाली किया, एयर बेस मुकम्मल तौर पे खाली किया, और उसके बाद फिर अटैक हुआ। 14 मिसाइल थे, जिनमें 13 उन्होंने रास्ते में उड़ा दिए और 1 नीचे गिरा। तो बता के किया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ड्रामा हुआ इस सारे मामले में। फिर कतर ने कहा कि जी हम अपना दिफा का हक रखते हैं, और बड़ा एग्रेसिवली उन्होंने सवाल उठाए, और साथ ही उन्होंने सुलह भी करवा दी ईरान और इसराइल की। तो ये अजीब सी बात है कि एक दिखाने वाला चेहरा है और एक करने वाला चेहरा है। चौधरी साहब, देखिए, ये मेरा ख्याल है ईरान का मकसद, मेरा ख्याल है अपनी नजर में, ये फिजिकल हिट या डैमेज या डिस्ट्रक्शन कॉज करना नहीं था, एक रिजॉल्व शो करना था। उसकी वजह यह है कि ना तो ये अमेरिकन के लिए ये सरप्राइज होना चाहिए था जब वो हमला करेंगे, और वो भी B-2 के साथ, और वो भी 30,000 टनेज गिराएंगे उसके ऊपर, एक नई 6 जहाज जैमिंग करेंगे, टॉमो क्रूज मारेंगे। तो ईरान ने रिटेलिएशन तो करनी थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका को ये जाहिर है पता था कि वो इस बेस पर हिट करेंगे। तकरीबन 2090 में 89 में ये एयरबेस बना था, ये 2001 में तकरीबन जब गल्फ वॉर हुई है तो उसको हवाले किया गया था। बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, और अमेरिका को पता था ये ना सिर्फ इनका रीजनल सेंट्रल हेडक्वार्टर था, बल्कि एयरफोर्स का भी सबसे बड़ा रीजनल हेडक्वार्टर, जो पूरी एयरफोर्स इस खित्ते पर सेंटकॉम का, ये सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी है ये।
जी, सेंटकॉम भी था, एफकॉम भी था, एयरफोर्स का भी सेंट्रल कमांड यही था, और स्पेशल इंटेलिजेंस जो स्पेशल ऑपरेशन होते हैं उनका भी हेडक्वार्टर यही था। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नर्व सेंटर था इस पूरे रीजन में, और ये बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ सो कॉल्ड, चले अगर आप प्राइड कहना चाहते हैं तो वो भी था। तो अमेरिका को भी पता था कि जब हम हमला करेंगे तो नंबर 1 अगर प्रायोरिटी आती है हिट बैक करने की तो ईरान इधर ही करेगा, इसलिए वो तैयार भी थे। अगर वो ना भी वार्निंग देते तो तब भी मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर मिसाइल मुझे लगता है इंटरसेप्ट हो जाने थे, बिकॉज दे वर वेटिंग, जिसको कहते हैं ना दे वर वेटिंग, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ईरान ने क्योंकि अपना रिजॉल्व शो करना था कि जो भी हमारी सॉवरेनिटी को हिट करेगा, और अमेरिका एस्केलेट करना भी नहीं चाहता था। उन्होंने शायद ये हर मुल्क आपको, जैसे मैंने कहा था शुरू में, कि टेस्ट करता है आपकी थ्रेशोल्ड को कि कहां तक आप कर सकते हैं। जैसे ईरान पर हमला किया इजराइल ने 200 जहाजों के साथ, उसका ख्याल ये था कि शायद इम्बैलेंस जितना हम क्रिएट कर देंगे ईरान इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा। ईरान ने किया, फिर बाद में मिसाइलों को एस्केलेट किया, फिर लेटर ऑफ एस्केलेशन ईरान ने कोशिश की, कामयाब हुआ या नहीं हुआ तो कुछ दिन बाद एनालिसिस करेंगे इसको, कि लेटर ऑफ एस्केलेशन भी उन्होंने अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की। यानी पहले छोटे मिसाइल मारे, फिर उससे बड़े मारे, फिर हाइपरसोनिक मारे, और ये अमेरिका ने फिर जब हिट बैक किया तो फिर इजराइल ने थ्रू अमेरिका लेटर ऑफ एस्केलेशन को अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश की, कि शायद इजराइल से नहीं संभल रहा था, कोई कंक्लूजन या वॉर ऑब्जेक्टिव नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने अमेरिका को एंगेज कर लिया बीच में कामयाबी से। उसके बदले में ईरान ने कुछ तो करना था, बस अगर नहीं करते 2 जगहों पे जान बंद होना ईरान के लिए बड़ी अनफेवरेबल होती। एक पहले दिन जब हिट बैक हुआ था और 200 जहाजों ने हमला किया था, वो बड़ी डिफेंसिव पोजीशन थी, टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हो चुकी थी, और ये न्यूक्लियर प्लांट पर जब हिट किया जाना, यहाँ पे जंग बंद होती, तब भी ईरान के लिए बड़ी अनफेवरेबल सिचुएशन होती। और ये उसका रिजॉल्व ही है जिसकी वजह से आपने नोट किया होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने ट्वीट में क्या किया है, दोनों की करेज को अप्रिशिएट किया, दोनों की रेजिलियंस को, दोनों की इंटेलिजेंस को, सबको शाबाश इकट्ठी मिल गई। तो दुनिया शाबाश आपको ऐसे नहीं देती है जब तक आपने कंपैरेटिवली हिट बैक ना किया हो या उतना कॉज या डिस्ट्रक्शन ना कॉज की हो। आप नोट करें, वापस आते हैं पाकिस्तान सिनेरियो के पिछले महीने, अगर पाक फिजाइया ने 6-0 ना किया होता अल्हम्दुलिल्लाह 7 तारीख को, 10 तारीख को हिट बैक 26 टारगेट्स को ना हिट किया होता, तो आया ये ऑपरेशन से जारी नहीं रहना था, आया अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खामोश नहीं रहना था कि चले अगर चल रहा है तो पाकिस्तान को सबसेटल बनाना चाहिए। तो ये दुनिया आपको आपके रिजॉल्व, मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया कि एक आपकी कैपेबिलिटी और एक आपके रिजॉल्व पर आपको इज्जत करती है, बिकॉज पावर टॉक्स टू पावर एंड विक्ट्री हैज वैल्यू। ये 2 चीजें हमें ज़हन में रखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पावर जब आपने शो की है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आपसे ये फरमाइएगा कि क्या ये जंग वाकई खत्म हो गई है या फिर दोबारा स्टार्ट होने का इम्कान है कोई? देखिए, ये जंग शायद वो 45 साल से भी खत्म नहीं हुई, चाहे डिक्लेयर्ड थी या अनडिक्लेयर्ड थी। जब से ये आयतुल्लाह खमैनी यहाँ तशरीफ लाए थे और उस वक्त से उनको ये पसंद नहीं था, और मैं आपके व्यूअर्स को फिर याद कराता चलूं कि ये भी ऑपरेशन जो हुआ है इसका नाम ऑपरेशन राइजिंग लाइन था, उठता हुआ शेर या राइज करता हुआ शेर। तो शेर तो उनके झंडे पर था, अल्लाह से पहले यहाँ पे शेर होता था इस झंडे पर ईरान के, तो ये वो शाह की निशानी थी बुनियादी तौर पर। किसको लाइन रेफर कर रहे थे वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बाकी एक्सट्रैक्ट आप बेहतर कर सकते हैं। एक बात, जंग डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड जारी रही है, जैसे बाकी साहब कह रहे थे कि देखिए उन्होंने आपके हमेशा वायलेट भी किया है ऑफ एंड ऑन। ईरान ने भी 3 अपनी ट्रिपल एच पे रिलाई किया था, ऑब्वियसली होतीज पे, हिजबुल्लाह पे, हमास पर, जिसको ऑब्वियसली इतने अरसे से एलिमिनेट किया रखा, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन इजराइल ने ईरान के खिलाफ कर ली उसी दूसरे ने। इन्होंने तो चलो प्रॉक्सी किया था ना, इनविजिबल था रिलेटिवली, उन्होंने तो विजिबली एक्शनेबल इंटेलिजेंस यहाँ पे सेटअप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, एग्जीक्यूट करने के काबिल इंटेलिजेंस रखी। सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड पे नहीं ईरान के खिलाफ इजराइल ने काम किया कि हमें इत्तला देते रहो कौन है। उन्होंने कार बॉम्ब्स के धमाके लगाए, उन्होंने आपने अभी बताया कि साइंटिस्ट को जाकर गांव में जाके एलिमिनेट किया। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जंग तो जारी है, शक्लें बदलती रहेंगी, एटीट्यूड बदलता रहेगा, सिर्फ एस्केलेशन का लेवल डिफरेंट होता रहेगा, कॉस्ट डिफरेंट होती रहेगी, विजिबल होगी, समटाइम इनविजिबल होगी। लेकिन ये वाला अगर आप फोकस पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट वाला जो है वो फॉर दैट मोमेंट तो मुझे लग रहा है, क्योंकि ईरान ने भी एक अच्छी खासी, जिसको नोटेबल कहना चाहिए, अप्रिशिएबल, एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज की है इजराइल पर इन द फॉर्म ऑफ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। आखिरी जुमला इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ईरान ने बेसिकली एक डिफरेंस या वेज पैदा किया है बिटवीन इजरायली गवर्नमेंट एंड लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप एंड इजरायली पीपल, बिकॉज लोगों को इस तरह की जंग का नहीं पता था कि जंग इस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राना से ये फरमाइएगा कि देखें इंडिया की तरफ से दोबारा छेड़छाड़ बढ़ रहा है
और वहाँ पे भी अब दोबारा इस टाइप के ख्यालात का इजहार हो रहा है कि जी मारें पाकिस्तान को, आएँ जी कोशिश करें जी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को निकलने नहीं देना हमने। तो एक साइड से तो इसराइल और ईरान की जंग थी और वो बंद हो रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये महाज दोबारा स्टार्ट हो जाए। नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ये एपिसोड पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था और जो हमें एक वाज़े जीत मिली जिसके अंदर हमने जो उनके रफ़ाइल और फाइटर जेट्स गिराए, और उसके नतीजे में ये भी वक्त था कि उन्होंने अपने जहाज़ उड़ाए भी नहीं, इस डर से कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा। 2 दिन तो क्लैश कर गई थी उनकी। तो मैं समझता हूँ कि हमने इस कॉन्फ्लिक्ट से मजीद डिटरेंस जो है इस्टेब्लिश की है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो उसका जवाब हम वी आर केपेबल ऑफ गिविंग इट। तो मैं समझता हूँ कि उस एपिसोड का फायदा ये हुआ है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है वो इस्टेब्लिश हुई है, और अब डिफेंस के लिहाज से कोई उंगली नहीं उठाएगा, वी हैव इस्टेब्लिश्ड इट। तो देखें, यहाँ मैं जो 1-2 चीजें मैं ब्रेक लूंगा, दोबारा आपकी तरफ आऊंगा कि अब सवाल फिर आपके पास भी जा रहा हूँ कि ईरान इसराइल जंग जो है कंप्लीटली खत्म हो गई या फिर दोबारा इसके अंदर से कोई चिंगारी निकल सकती। छोटी सी ब्रेक को दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना साहब, ये फरमाइए, जंग खत्म हो गई आप भी समझते हैं या फिर दोबारा कोई इम्कान है, खदशा है? देखिए, पहले तो मैं कतर के हवाले से बात करना चाहूँगा। देखिए, कतर जो है उसकी एक्सपर्टीज डिप्लोमेसी में है, इंटरनेशनल। अगर तालिबान का मामला हो वहाँ उन्होंने होस्ट कराया, ओवरऑल रीजन तो मैं समझता हूँ कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उसने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया और जो है इस चीज़ को उन्होंने बर्दाश्त भी किया और फिर उसकी जवाबी कार्रवाई भी नहीं की और फिर सुलह के अंदर भी रोल अदा किया। तो ये एक बड़ा अच्छा उन्होंने किया। देखें, जंग जो है डिप्लोमेटिक सेंटर बनता जा रहा है। देखें, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, खास करके जो मुसलमान ममालिक अगर कोई उसको परसू करना चाहता है, तो मेरे ख्याल से ये जो है वो बुनियादी सवाल होगा। मैं समझता हूँ कि इस जंग के बाद जो इजराइल और ईरान की हुई जो रिजॉल्व है ईरानियों का, वो और मजीद बढ़ जाएगा कि हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ना नहीं है बल्कि उसको मजीद बढ़ाना है। ये मेरी सोच है। और अगर ऐसे हुआ तो फिर ऑब्वियसली जो आपने सुन लिया, डोनाल्ड ट्रंप का भी सुन लिया, और इजराइल का तो जो है वो एजेंडा ही पिछले 30 सालों से ये था कि ये परसू ना करें। तो ये वो बुनियाद बनेगी कि आगे मामला कैसे बढ़ते हैं। अभी के लिए, फौरी तौर के लिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ठहर गई है और मैं मजीद कोई इसके अंदर कोई चीज़ें नहीं देखता। लेकिन इजराइल को प्रिडिक्ट करना कि इजराइल जिस तरह अब ये दुनिया, देखें असल में मसला क्या है। आज का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो इंटरनेशनल कवानीन है, जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, जो ये सारे जो एक कह लें कि एक सिग्नेटरी है सारे उसकी वक़्त कोई नहीं रहेगी। हाँ, वो तो ये तो देखे ना, उज़्वे मुअत्तल कहते हैं उसको। वैसे बिल्कुल, रूस है तो यूक्रेन पे चढ़ उड़ा, बाकी दुनिया ने सैंक्शंस लगाई लेकिन उन सैंक्शंस की पासदारी किसी ने नहीं की और यूएन खामोश रही। अगर आप देखें जो गाजा के साथ हुआ, यूएन खामोश, यूएन ने बातें की, करारदादें पास की, तो उन बातों का नतीजा तो कोई नहीं है ना। अगर हम कंडेम करी जाएं और फिर उस पर दुनिया एक्शन ना ले तो उसका क्या जो है वो। और हर साल पूरी दुनिया के मुल्क फंड देते हैं, उससे यूएन चलती है, बिल्कुल नतीजा कोई नहीं। और अब देखिए, इंडिया ने जो हरकत की, एक बहाना बना के एक झूठ की बुनियाद पे हमें हमला किया, और अब फिर ये जो इजराइल, तो मैं समझता हूँ दुनिया की जो डायरेक्शन है वो कोई अच्छी तरफ नहीं जा रही। तो इसके अंदर कोई भी ये कहे, कोई भी जो रीजनल पावर है वो अपने रीजन के अंदर जो भी कोई कमजोर जिसको वो समझता है उसके हक पे वो डाका डाल सकता है। तो ये जो है वो दुनिया का जो नया एक सिस्टम ये एस्टेब्लिश मैं समझता हूँ होता जा रहा है, ये खतरनाक है। और इसके अंदर देखें, जिम्मेदारी जो है वो हर मुल्क पे पड़ती है कि इस पे आवाज उठाए, डिप्लोमेसी करे, और कोई तो यानी कि न्यू नॉर्मल बन रहा है ना दुनिया के अंदर, ये बड़ा खौफनाक है। बाकी सर ये फरमाइएगा सर, ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, वो चलता रहेगा या रुक जाएगा? क्योंकि अब जाहिर है उसकी कीमत बड़ी अदा की है ईरान ने, इतनी बड़ी जंग मुसल्लत हुई उसके बाद। अब अगर वो उसको रोल बैक करता है तो उसके कुछ नताइज हैं, और अगर रोल बैक नहीं करता तो फिर इस टाइप की और जंग उनके ऊपर मुसल्लत हो सकती है। मेरा अपना ख्याल भी है और ये कंसेंसस भी इसको तयीद करते हैं। ईरानी अवाम इस अटैक से पहले तकरीबन 40% इस फेवर में थे कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएं। ठीक। अब 75% to 80% कहते हैं हमें बनाना चाहिए। ठीक है। मुझे लगता है कि ईरानी गवर्नमेंट NPT से निकलेगी और उसके बाद
जब NPT से निकलेगी, IAEA के साथ भी तमाम करारदादें खत्म होगी और उसके बाद ये न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जाएंगे। अब प्रेडिक्शन यही है, क्योंकि इनको पता चला कि हम पिछले 30 साल से कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ नहीं जा रहे हैं, उसी को बहाना बनाकर जब हमारे ऊपर मिसाइलें दागी जाती है तो क्यों ना हम ना बनाएं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन या एटमी हिकमत अमली है, इसमें तब्दीली आएगी और ये तब्दीली शायद 1-2 हफ्ते के अंदर करारदादें असेंबली में पेश होकर हमारे सामने आए। लेकिन फिर तो आपको दुनिया नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि अमेरिका स्पेयर करेगा या फिर इसराइल स्पेयर करेगा या यूरोप स्पेयर करेगा, GCC से भी बड़ी मुखालफत जी बेशक हो सकती है, लेकिन अब ईरान इस मरहले पे पहुंच गया है कि अगर आप एटॉमिक पावर को या एटॉमिक बम को बहाना बना के रजीम चेंज तक पहुंच चुके हैं और तेहरान के अंदर, दारुल खिलाफे के अंदर हमारे कमांडर्स को आप शहीद कर रहे हैं और बाकी बचता कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि एक और मसला भी है। अब ईरान की जो डिटरेंस पावर है वो सिर्फ मिसाइल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना कामयाब डिफरेंस पावर नहीं रही। अब इनको एक और डिफरेंस पावर चाहिए जो शायद सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक बम हो। ये ईरान की इंटरनल सर्कल से आ रही है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैंने ब्रेक लेनी है। खालिद चीसी साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करता और उसको आगे बढ़ाता चला जाता है और यूरेनियम को मजीद अफसूदा करता है, 400 किलो यूरेनियम उनके पास है, तो फिर तो जाहिर है एक और जंग स्टार्ट होगी, इसको इतना जल्दी स्पेयर तो नहीं किया जाएगा। तो क्या ईरान को अब नई जंग की तैयारी कर लेनी चाहिए? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खालिद चीसी साहब, कल हमने ना ईरानियन एम्बेसडर का इंटरव्यू किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चला नहीं। वो इसलिए नहीं चला कि सूरत बदल गई है और वो सूरत से पहले का था। वहाँ मैंने उनसे एक सवाल किया था कि क्या अब जो ईरानियन गवर्नमेंट है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक कर देगी, पीछे हट जाएगी? तो उसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कुर्बानी बहुत दी है। आप देख लें कितना नुकसान हमने बर्दाश्त किया। हमने रकम का नुकसान बर्दाश्त किया, हमने अपने साइंटिस्टों का नुकसान बर्दाश्त किया, हमने अपनी आर्म फोर्सेज का नुकसान बर्दाश्त किया, और इसके साथ साथ पूरी कौम के साथ क्या हुआ। तो अब तो हम इसको गिव अप नहीं करेंगे। तो अब अगर ईरान गिव अप नहीं करता तो उसका एक नतीजा है, क्या ईरान को वो नतीजे भुगतने पड़ेंगे या फिर उसे भूल जाना चाहिए इसको? जैसे मैंने अर्ज किया कि हर मुल्क की शायद उतनी ब्लेसिंग नहीं होती जितनी पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान के खिलाफ भी उस वक्त जमाने में B-52 थे, खासा इस्तेमाल हो सकते थे। ये हर एक का एनवायरनमेंट होता है। वी वर ब्लेस्ड इस तरह के, सोवियत यूनियन आ गया अफगानिस्तान में। मैं इसलिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ कि ये रिजॉल्व हमेशा दुनिया में रहा है कि पावर नहीं बनती। पुतिन आ गया, हमारी जरूरत पड़ गई अमेरिका को, तो हमारा एक बात उस वक्त भी मैं फाइटर पायलट काफी कंसिस्टेंट ड्यूटी दी हुई है एयर डिफेंस की और अलर्टनेस की, पेट्रोलिंग की इसी एरिया में जहाँ जाती थी। इजराइल से हमला हो सकता है या इंडिया की तरफ से, तो जिसका ये आपकी आवाज ब्रेक हो रही है खालिद चीसी साहब, आप थोड़ी सी मेरा ख्याल है थोड़ी साइड चेंज करें क्योंकि आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। बकरी साहब, ये फरमाइए 400 किलो जो यूरेनियम है उसका बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि वो किधर गया? तो वो तो शायद किसी को भी पता ना हो, लेकिन उसमें 2 अजम्पशंस आ रही है। एक तो ये कि फोर्दो जैसे और भी साइट्स हैं ईरान के पास 100 मीटर डीप, शायद किसी डिफरेंट जगह पे इन्होंने मुंतकिल की हो। एक और भी खबर ये कि ये ईरान से बाहर है, नहीं रशिया चला गया। ये 2 अजम्पशंस है, लेकिन इसकी कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं बता सकता अभी। लेकिन रशिया क्यों रखेगा यूरेनियम ईरान के अपने पास? तो देखिए, आज सेनेटर मैंने वो एक इंटरव्यू देख रहा था आज, बल्कि मैं उनका नाम भी नोट किया था मैंने, अमेरिकन जी। तो इनकी जो इंटरव्यू है उसमें बड़ी जबरदस्त, सेनेटर क्रिस मर्फी, इन्होंने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ट्रम्प ने तो ईरान की कलीदी जौहरी तनसीब फोर्दो को तबाह न कर सका और न ही ईरान की अफसुदा यूरेनियम को ख़त्म किया, बल्कि इसने सफारती मुआहदे को सबूताज किया और तेहरान को मॉस्को के करीब किया, जिसके नतीजे में खित्ते में अमरीकी फौजों की सलामती को शदीद खतरे में डाल दिया। देखिए, रशिया इस टाइम पे ये एक बहुत अच्छा गेम है रशिया के लिए कि आप अगर ईरान की सपोर्ट करता है तो ये 40,000 जो अमेरिकन फौजी हैं
इनके एयर बेसिस हैं, ये अब ईरान के साथ मिलकर उनके ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अब इस टाइम पे अगर रशिया के पास है तो ये रशिया की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होगी। इसलिए आप मेरेडोफ साहब की वो ट्वीट भी देख लें कि बहुत सारे ऐसे मुल्क भी है जो ईरान को जौहरी हथियार देने को भी तैयार है। देखें ये चीज़ें क्लियर करती है कि अब ये जंग जो है और अमेरिका के साथ जो ईरान का स्टैंड था वो रशिया को सूट करता है। ठीक है। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा राणा साहब कि एक अजम्पशन है, ये भी अजम्पशन है, और ये क्योंकि डिस्कस बहुत हो रहा है पूरी दुनिया में, तो हम भी आपसे सवाल कर लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 400 किलो जो यूरेनियम है वो रशिया चला गया और वो 60 ग्रेड की है, 60% है, और उसको 100% करके रशिया वापस कर देता है चाइना को, उसको मालूम चाहता हूँ ईरान को, तो फिर क्या होगा? देखिए, ये तो फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अंदर आ जाएगा और ये भी एक मुतनाज़ा जो है वो बात बन जाएगी। लेकिन देखिए, मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि ईरान के पास दुनिया ने कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा। जो ईरान अगर ये न्यूक्लियर को परसू करता है तो उसका राइट है, उसका राइट है, और दुनिया का राइट है जी। अगर ये बिल्कुल अगर देखें दुनिया के अंदर, अगर आपने इंटरनेशनल कवानीन को रद्दी बना देना है और आपने जो है खुद बनाए हुए अपने कानून जिनके ऊपर आप खुद सिग्नेटरी हैं, आपने उनकी पासदारी नहीं करनी और फिर आप बेबुनियाद अपने लोकल आप उसको बयानिया कह दें या इंटरनेशनल बयानिया या प्रोपेगेंडा के ऊपर आपने जो है वो लोगों के न्यूक्लियर पीसफुल न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी हमला करना है, तो आप खुद धक्का दे रहे हैं। आप खुद उनको कह रहे हैं कि जाके न्यूक्लियर परसू करो वरना तुम्हारी जो है वो सलामती। ये सवाल तो अमेरिका के अंदर भी किया जा रहा है कि आपने एक दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर दिया और आपने इतना लीथल वेपन इस्तेमाल किया जो इससे पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ और आपने कांग्रेस से पूछा ही नहीं। तो मेरे ख्याल से देखिए, बड़ी मुख्तलिफ जो बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल जो माहौल बन रहा है वो बहुत अजीब बन रहा है, तो इसके ऊपर अगर तो ये तो फिर बहुत सारे मुल्क जो हैं वो अपनी न्यूक्लियर इस ड्रामे को देख के न्यूक्लियर परसूट की तरफ निकल सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब के परसूट की तरफ। तो मैं समझता हूं कि जो दुनिया की ताकतें हैं उनको बैठना होगा और उनको इन चीज को, अगर कोई इंटरनेशनल लॉ है तो उसके ऊपर लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, वरना बिल्कुल ये राइट है कि आप अपनी जो है वो अपनी सेफ्टी, अपनी सोवरेनिटी की सलामती को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको फिर करना पड़ेगा, हर एक को करना पड़ेगा। अगर आप किसी का पानी छीन लेंगे और कहेंगे ये हमारा हक है जबकि इंटरनेशनल लॉ इसकी इजाजत नहीं देता, तो हम भी ये कह रहे हैं, हमारा भी ये मौकफ है कि अगर आप दरिया की दूसरी साइड पे हैं, लिहाजा आप रोक सकते हैं, आपने रोक दिया। तो ये बदमाशी और ये गुंडागर्दी अगर दुनिया ने इस तरह चलना है तो फिर तो ये खतरनाक माहौल की बुली है ना जी, कोई हर जगह पे की जा रही है, तो फिर दुनिया तो खत्म हो जाएगी। फिर आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।